वेलकम टू द 9th एपिसोड ऑफ चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग सीरीज। इस एपिसोड के अंदर क्रोटो बुक से उठाई हुई एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और ये कंस्ट्रेंट मोशन पे बेस है जहाँ पे 3 रोम्बस एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये प्रॉब्लम आपको बहुत सारी जगह पे देखने को मिल सकती है और मोस्ट ऑफ द जगह पे एक प्रिंटिंग एरर के साथ देखने को मिलेगी और मैं कहूँगा कंस्ट्रेंट मोशन की ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है। तो इस एपिसोड में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड तक देखिएगा। और अब तक ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन से प्रॉब्लम को डाउनलोड कीजिए और अपने सारे एफर्ट लगाइए आंसर निकालने के लिए। इस उम्मीद के साथ अपन आगे बढ़ते हैं कि आपने सारे एफर्ट लगा लिए। यहाँ पे 3 रोम्बस गिवन है और एक वर्टेक्स के मोशन पैरामीटर गिवन है, बाकी के मोशन पैरामीटर अपने को चाहिए और इनके साइड का रेशियो भी गिवन है और ये सब नज़ारा चाहिए जब आप पास एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखता हूँ। मैं 3 रोम्बस की बजाय पहले एक सिंगल रोम्बस को देखता हूँ उसके साथ क्या हो रहा है, बाद में मैं एक एक रोम्बस ऐड करते रहूँगा। ठीक है। तो सिंगल रोम्बस के साथ अपन सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पे रोम्बस है यानी कि सारी साइड इक्वल है। इसकी साइड मैंने L1 ले लिए और एक वर्टेक्स को मैंने फिक्स कर दिया और दूसरे वर्टेक्स को यदि मैं एक इधर की तरफ पुल कर रहा हूँ, लेट्स सपोज V1 वेलोसिटी से, और देखना है कि बाकी जो वर्टेक्स है बाकी कॉर्नर का क्या हो रहा है। बराबर है। अब आपको पता है जैसे ही A1 आगे जाएगा आपको B1 नीचे आते हुए नज़र आएगा। तो B1 कितनी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है ये मुझे चेक करना है। कंस्ट्रेंट मोशन में जब भी आपको मोशन पैरामीटर रिलेट करने हो तो सबसे बेसिक पैरामीटर पोजीशन वेक्टर पाइए, उसकी इक्वेशन लिखिए। उसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी का पैरामीटर मिल जाएंगे, उसको और डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन के पैरामीटर मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि ये वाले जो डिस्टेंस है ना A0 से A1 की, इस डिस्टेंस को मैं थोड़ी देर के लिए x1 मान लेता हूँ। चलेगा। इस डिस्टेंस को x1 मान लेता हूँ और O1 से B के बीच की जो सेपरेशन है इसको मैं थोड़ी देर के लिए y1 मान लेता हूँ। इसको मैं थोड़ी देर के लिए y1 मान लेता हूँ। मैंने x1 कहाँ माना है? A0 और A1 के बीच की सेपरेशन, और y1 किसको माना है? O1 और B1 के बीच की सेपरेशन को। अब आपको पता है कि जब ये रोम्बस रहेगा, इस A1 आगे जाएगा तो ये रोम्बस ही रहेगा और ये एंगल हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक लेंथ y1 है, एक L1 है और एक आपके पास x1/2 है। तो इन तीनों को मैं रिलेट कर सकता हूँ। तीनों में रिलेशन क्या लिखूँगा मैं? y1 का स्क्वायर प्लस x1/2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू L1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब टाइम के साथ L1 आपके पास चेंज नहीं होना है, y1 और x1 की वैल्यू चेंज होनी है। तो इसको यदि मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूँगा तो इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी। y1 बेसिकली B1 की मैंने डिस्टेंस लिए O1 से, ध्यान रखना। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2 टाइम्स y1 dy1/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ y1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लस 1/4 एज इट इज x1 के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिख सकता हूँ 2 टाइम्स x1 dx1/dt इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से y1/dy1/dt ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास -1/4 x1/y1 dx1/dt। देखते रहिए। यहाँ पे कुछ डाउट जो आपके दिमाग में आएंगे अब मैं उन पे बात करता हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो आप सोचोगे सर यही आपको रिलेशन देखना था तो आप A1 की डिस्टेंस O1 से क्यों नहीं ले ली, A0 से क्यों ले रहे हो?
क्योंकि ए नॉट आपके पास फिक्स है। तो ये जो डिफरेंशिएशन आएगा, ये वाला जो पार्ट है, डिफरेंशिएशन ऑफ x1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ बेसिकली वेलोसिटी ऑफ a1, यानी कि मैं इसे v1 लिख सकता हूँ, इस वजह से ले रहे हैं। अच्छा, यदि ये नज़ारा है तो फिर आपने b1 का पोजीशन o1 के रिस्पेक्ट में क्यों लिखा? जब आप बोल रहे हो o1 तो खुद चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, लेकिन मैं b1 का ये जो पोजीशन वर्टिकल डायरेक्शन में लिखी है, और o1 का वर्टिकल डायरेक्शन में कभी भी मोशन नहीं होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में यदि b1 के पैरामीटर चाहिए तो मैं o1 के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ। इस o1 का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। तो बेसिकली ये जो है, ये हमारे पास वेलोसिटी आएगी b1 की वर्टिकल डायरेक्शन में। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ b1 इन वर्टिकल डायरेक्शन। समझ में आ रही बात? क्योंकि मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में पोजीशन लिखा। इसका मतलब क्या, b1 के पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी? बिल्कुल होगी। b1 के पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी, और b1 की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और o1 की है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके पास इक्वल होगी। ठीक है, o1 और b1 की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल होगी, इस वजह से मैं इसे बाद में देख लूँगा। अभी सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों के वेलोसिटी के जो रिलेशन है, यानी कि a1 की हॉरिजॉन्टल और b1 की वर्टिकल, वो कहीं ना कहीं x1 और y1 के रेशियो पे डिपेंड कर रही है ना। यानी कि यहाँ पे यदि मैं एक एंगल ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए θ1, तो इस एंगल पे आप लिख सकते हो कि tan θ1 कितना हो जाएगा? छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल्स आप बोल सकते हो tan θ1 बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज x1/2, यानी कि 2 टाइम्स y1 अपॉन x1। इसकी जगह आप tan θ लिख सकते हो। ठीक है, 2 टाइम्स y1 अपॉन x1 की जगह आप tan θ लिख। तो यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं, ये tan θ1 पता लग गया तो अपन cot θ1 इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये आपस वेलोसिटी ऑफ b1 इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस 1/4 को मैं 1/2 मल्टीप्लाई भी 1/2 लिख देता हूँ, ताकि रिमेनिंग पार्ट हमारे पास cot θ1 हो जाएगा। और ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ a1। v1 क्या है? a1 की हमारे पास वेलोसिटी है। इस तरीके से b1 के पैरामीटर आपको पता चल गए। b1 और a1 के मोशन पैरामीटर में रिलेशन आपने निकाल दिया। b1 का भी एक मोशन पैरामीटर निकालना बाकी है बेटा। ठीक है, दूसरा पैरामीटर कैसे निकालेंगे? आप कहोगे O से लगा के a1 की सेपरेशन आपने x1 मानी है, सॉरी a0 से a1 की सेपरेशन x1 मानी है, और a0 से o1 की सेपरेशन x1/2 हो जाएगी। यानी कि हमेशा पोजीशन वेक्टर o1 का a0 के रिस्पेक्ट में a1 के रिस्पेक्ट में आधा होगा। तो आपके पास o0 के मोशन पैरामीटर o1 के मोशन पैरामीटर आधे होंगे, यानी मैं सीधा लिख सकता हूँ v1/2, यानी कि b1 ये जो है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हमेशा कितना होगा? b1/2। और ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि एंगल कितना है, यानी किसी भी मोमेंट पे b1 का यदि आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए और आपको a1 का वेलोसिटी पता है, तो उसको आधा कर लो, b1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। और वर्टिकल कंपोनेंट एंगल पे डिपेंड करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट एंगल पे डिपेंड करेगा, और एंगल आपके पास टाइम के साथ चेंज होने वाला है। ध्यान रखिए भाई, यहाँ जो आंसर आ रहा है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। बहुत सारी रेफरेंस बुक में एंगल्स नहीं गिवन होते और सीधा मोशन पैरामीटर में रिलेशन पूछ लेते हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट θ1 पे डिपेंड कर रहा है। हालांकि हमारे लिए गिवन है कि θ1 θ2 सारे एंगल क्या दिए थे? 90 डिग्री। तो cot 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस बोल रहा है कि भाई आपके पास x1 बढ़ेगा तो y1 घटेगा, और x1 घटेगा तो y1 बढ़ेगा। ये इसका मीनिंग है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। उसके अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हो
कि A1 आपके पास राइट साइड में जाएगा तो B1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, अब B1 और C1 के हालात तो बेचारे की एक जैसी है, तो उसके मोशन पैरामीटर भी आप बिल्कुल आइडेंटिकली बात कर सकते हो। तो सिंगल रोम्बस से रिलेटेड इतनी ही बातें की जा सकती है। अब बात करते हैं डबल रोम्बस पे। ठीक है, अब अपन डबल रोम्बस वाली सिचुएशन देखते हैं और अपन A1 और A2 के मोशन पैरामीटर को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। पहले वाले रोम्बस की लेंथ L1 और दूसरे वाले रोम्बस की लेंथ L2। ठीक है, अगेन यदि आपको A1 और A2 के मोशन पैरामीटर रिलेट करना है तो सबसे बेसिक जो पैरामीटर है ना, पोजीशन वेक्टर, उसको रिलेट करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि A1 का जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है ये x1 है। कहाँ से लिया मैंने? A0 से डिस्टेंस ले रहा हूँ क्योंकि A0 फिक्स है। A0 के रिस्पेक्ट में जो भी पैरामीटर आएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी वही पैरामीटर आएगा। ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पे इस तरीके से ले रहा हूँ x2। x2 मैंने क्या लिया है? A2 का पैरामीटर लिया है A0 से। आप A1 से भी ले सकते हो, बस थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी A1 से लेने पे, A0 से लेने पे जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई x1 को मैं क्या लिख सकता हूँ। क्या x1 को आप सिंपली लिख सकते हो, इट इज़ 2 टाइम्स A0 O1। A0 और O1 के बीच की सेपरेशन है, उसको डबल कर देंगे तो आ जाएगा। और A0 और O1 के बीच की सेपरेशन को मैं लिख सकता हूँ L1 cos θ1, लिखा जा सकता है। अब आप जब x2 लिखोगे, x2 बेसिकली A2 का पोजीशन वेक्टर है A0 के रिस्पेक्ट में, तो आप कहोगे ये आपके पास x1 तो आएगा ही आएगा, ये वाली लेंथ यानी कि A0 से लगा के A1 की लेंथ x1 प्लस A1 से A2 वाली लेंथ को मैं लिख सकता हूँ A1 से O2 वाली लेंथ को डबल करने पे आ जाएगी, और A1 से O2 की लेंथ को लिख सकता हूँ L2 cos θ, और यहाँ पे एंगल θ2 है तो ये θ2। तो इस तरीके से मैं x2 को लिख सकता हूँ हमारे पास 2 टाइम्स L1 cos θ1 प्लस 2 टाइम्स L2 cos θ2। देखिए भाई, x1 को जब आप डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे dx1/dt, ये हमारे पास वेलोसिटी होगी, ये हमारे पास वेलोसिटी होगी A1 की। और जब आप x2 को डिफरेंशिएट करोगे तो ये हमारे पास वेलोसिटी होगी A2 की, और दोनों ऑफकोर्स ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी। और यदि कोई सिर्फ A1 से x2 मेजर कर लेता तो फिर x2 को डिफरेंशिएट करने पे वो A2 की वेलोसिटी तो आती, लेकिन वो A1 के रिस्पेक्ट में आती। समझ आ रही है ना बात? तो ये आपके पास डिफरेंस रहता है थोड़ा देखने का, बाबा कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि x1 और x2 में रिलेशन मिल जाए तो कहीं ना कहीं A1 और A2 की वेलोसिटी में भी रिलेशन मिल जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को डिवाइड करके देखता हूँ बेटा। तो आप लिख सकते हो x1 अपॉन x2, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स L1 cos θ1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स L1 cos θ1 प्लस 2 टाइम्स L2 cos θ2। देखते रहे भाई, θ1 और θ2 इक्वल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यदि इक्वल हो, हमें मेंशन हो कि भाई θ1 और θ2 इक्वल है, तब क्या नज़र होगा मैं वो चेक करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये बोला जाए दैट इफ θ1 इज इक्वल टू θ2, दोनों एंगल यदि इक्वल हो जाए तो आप बोल सकते हो जो x1 और x2 का रेशियो आएगा, आपस cos θ1 कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे से कॉमन आके, और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा L1 डिवाइड बाई L1 प्लस L2,
और जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर का रेशियो होगा वही हमारे पास वेलोसिटी का रेशियो होगा। तो मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ A1 रेशियो वेलोसिटी ऑफ A2 बराबर है। तो इस तरीके से आप A1 और A2 की वेलोसिटी को रिलेट कर सकते हो, बराबर है। A1 और A2 की वेलोसिटी को रिलेट कब करेंगे? जब एंगल इक्वल होंगे। कितने एंगल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस इक्वल होने चाहिए। इक्वल होंगे तो आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो A1 A2। अब आपके पास A3 भी होता तो आप सिमेट्री वाइज बात कर सकते हो कि आपके पास VA1 रेशियो VA2 रेशियो VA3। एक और रोम्बस होता तो इनका रेशियो आपके पास इस तरीके से आ जाता, L1 रेशियो L1 प्लस L2 रेशियो L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, इस तरीके से A1 A2 और A3 के वेलोसिटी को रिलेट कर सकते हैं। अब अपने वाली प्रॉब्लम को देखते हैं जहाँ 3 रोम्बस है। ये वो सिचुएशन है जिस पे हमें बात करनी है। 3 रोम्बस गिवन है और साइड का रेशियो है 3:2:1। ठीक है, और ये बोला है कि इधर वाले को आपने एक वेलोसिटी दी है v और बाकी की वेलोसिटी क्या होगी, तो आप इनकी वेलोसिटी का रेशियो बता सकते हो L1 रेशियो L1 प्लस L2 रेशियो L1 प्लस L2 प्लस L3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 रेशियो 3 प्लस 2 दैट इज 5 रेशियो 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6। A3 की वेलोसिटी हमारे पास जितनी होगी A1 की वेलोसिटी उससे आधी होगी। इसे v मान रहा हूँ, तो A1 की वेलोसिटी जो हमारे पास रहेगी, आप बोल सकते हो कि A1 की वेलोसिटी हो जाएगी v/2। कोई दिक्कत नहीं है ना A1 की वेलोसिटी लिखने में। सिमिलरली आप A2 की वेलोसिटी लिख सकते हो। इन दोनों के रेशियो से आप, ये जो रेशियो गिवन है आपके पास A2 और A3 की वेलोसिटी का, इसे आप लिख सकते हो जो A2 की वेलोसिटी होगी दैट इज 5 टाइम्स v/6 बराबर है। और आप इस बीचल वाले मिडल वाले रोम्बस की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे A1 की वेलोसिटी पता है, A2 की वेलोसिटी पता है। तो एक सेकंड के लिए मेरे को ये बताओ A2 की वेलोसिटी कितनी है A1 के रिस्पेक्ट में, तो आप वो लिख सकते हो 5v/6 माइनस v/2 लिख सकते हो, और इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा v/3। यानी आप A1 पे बैठ के देखोगे तो A2 आपके पास v/3 से आगे जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और A0 पे बैठोगे तो A1 आपके पास v/2 से आगे जाता हुआ नजर आएगा, बराबर है। बाकी सारे वेलोसिटी आपके पास ऑलरेडी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है क्योंकि आपने A0 से पैरामीटर लिए। अच्छा, इस B1 के बारे में यदि पूछा होता, नहीं पूछा हुआ लेकिन यदि पूछा होता तो आप बोल सकते हो कि इस A0 की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रहेगी वो आएगी आपके पास v/4, और B1 की भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमारे पास v/4 होगी। और B1 की जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, B1 की जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके लिए अपन ने फॉर्मूला डिराइव कर रखा है। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ देखो, वो आपस माइनस यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन 1/2 टाइम्स कॉट थीटा, 1/2 टाइम्स कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाई A1 की वेलोसिटी, ये रिलेशन है। इस रिलेशन से देखो यदि आपके पास थीटा 45 हो तो कॉट थीटा 1 हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी v/8 हो जाएगी और डायरेक्शन डाउनवर्ड आ जाएगी, बराबर है। ठीक है भाई, अब यहाँ देखो जिसके अपन B2 की बात करनी है, तो B2 की यदि आप डाउनवर्ड वेलोसिटी की बात करोगे, B2 की डाउनवर्ड वेलोसिटी, तो वो आपके पास अगेन आप A1 से देखोगे कि A1 पे बैठ के A2 की वेलोसिटी जो रहेगी उसको आधा करेंगे और कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो A1 के रिस्पेक्ट में A2 की वेलोसिटी है v/3, उसको आधा करेंगे तो आएगा v/6,
फिर कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉट थीटा 1 हो जा रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा v/6। कितनी आ जाएगी? v/6। अच्छा, इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? जितनी a2 की होगी। a2 की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? आप a1 से देखते हो तो आपके पास जितनी a2 की है ना उससे आधी होगी, यानी कि इसकी v/6 होगी a1 पे देखने पे, और a1 की खुद की कितनी है? v/2, तो ये आ जाएगा v/2 प्लस v/6 आ जाएगा। तो ये 6 आपके पास एलसीएम होने पे 4v/3 कितनी आ जाएगी? 4v/3। इसे मैं लिख सकता हूँ 2v/3। इतनी वेलोसिटी होगी O2 की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और B2 की भी इतनी होगी हॉरिजॉन्टल में 2v/3। अब आप चाहो तो B3 के बारे में बात कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने B1 और B2 की बात की वैसा B3 की बात कर सकते हो। ठीक है, तो हमसे यही पूछा था प्रॉब्लम में। देखिए ये हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी जहाँ पे A1, A2, B2 इनकी वेलोसिटी चाहिए उस मोमेंट पे जब एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम का आंसर। उम्मीद करता हूँ इस एपिसोड से कंस्ट्रेंट मोशन को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई है। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जी भर के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और ज़िंदा रहिए।